So today's topic is plant layout. As I have already told you that the plant layout is nothing but it is the combination of four basic M, that is man, machine, material and market, or you can say 4M principle. On basis of the 4M principle, the plant layout is decided. What the product you are going to make, then what is the lot size you are going to make, then what the kind of the labors you are having or you are needing, like skilled worker and unskilled worker both. Then the type of the raw material and the source of the raw material and the type of the machines which are to be used. So man, machine, material, and it is the combination of these M's to produce an efficient plant layout so that the minimum cost can be achieved. So let's start. So friends, in this particular class and in this particular slides, we are going to discuss the types of the plant layout first. And in the types of the plant layout can be classified into product or line layout, process or functional layout, fixed position layout and combination type of layout. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि प्लांट लेआउट को हम 4 डिफरेंट प्लांट लेआउट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट या लाइन में, प्रोसेस या फंक्शनल में, फिक्स्ड पोजीशन में और कम्बिनेशन टाइप में। तो जो प्रोडक्ट लेआउट होता है उसके बारे में आपको पता ही है कि इट इज़ बेस्ड अपॉन दी प्रोडक्ट, कि भाई जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो जो ऑपरेशन होने हैं आपको उस ऑपरेशन के हिसाब से मशीनें फिक्स करनी हैं। देन प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट, इसमें जो सिमिलर तरह के फंक्शंस करने वाली मशीन्स हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं। देन फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में जो हमारी जॉब है उसकी पोजीशन फिक्स होती है और जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनको हमें वहीं आके करना होता है, और फिर हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन या किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करके जो प्लांट लेआउट बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ लेआउट कहलाता है। तो दोस्तों, प्रोडक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम मैन, मटेरियल एंड मशीनरी टुगेदर विद मैनेजमेंट। तो यहाँ से हमें पता लगता है जो मेन है दैट इज़ लेबर, आइदर स्किल्ड और अनस्किल्ड, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल या मटेरियल विच नीड्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मशीनरी पे आप काम कर रहे हैं, कितने तरह की मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है आपको, प्लस मशीनरी में यूज़ होने वाले डिफरेंट कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको कूलेंट की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ ए कंज्यूमेबल। मशीनों को साफ़ करना है उसके लिए आपको किसी चीज़ की क्लीनिंग पर्पस के लिए ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कंज्यूमेबल। मशीनरी के जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे ख़राब होते हैं तो उनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारा काम आदमियों से लेके, मटेरियल से लेके और मशीन से लेके, इन सब चीज़ों को जो गवर्न करता है, जिनको एक अच्छा रिज़ल्ट जिस चीज़ से देना चाहिए, that is the management. The characteristics are changed keeping in the type of the industry and the volume of the production. मैंने पहले भी आपको बताया कि किस तरह का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और आपको कितने साइज़ में, कितने नंबर में वो प्रोडक्ट बनाना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होता है।
जब भी आप किसी लेआउट को इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। तो 4 तरह के लेआउट होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रोडक्ट और लाइन लेआउट होता है। 2 नाम हैं उसके, आप उसे प्रोडक्ट लेआउट भी कह सकते हैं या लाइन लेआउट भी कह सकते हैं। लाइन इसलिए कि उसी लाइन में आप मशीन्स को लगा दीजिए जिस लाइन में प्रोडक्ट के ऊपर ऑपरेशन होने हैं, और क्योंकि ये प्रोडक्ट से डिसाइड हो रहा है इसलिए इसको हम प्रोडक्ट लेआउट भी कहते हैं। दूसरा है प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है कि जो मशीन्स जो सिमिलर ऑपरेशंस करती हैं, ऐसी मशीन्स को एक साथ आप रख दीजिए। मान लीजिए किसी प्लांट लेआउट के अंदर लेथ हैं, 5 लेथ हैं, तो पांचों लेथ जो है वो अलग अलग नहीं रखी होंगी, पांचों लेथ को एक ही साथ रखेंगे फंक्शनल लेआउट में। देन फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, जिसमें कि प्रोडक्ट की पोजीशन फिक्स रहती है और बाकी मैन, मशीन और मटेरियल को वहाँ आके काम करना पड़ता है। जैसे कि ब्रिज आप कोई बना रहे हैं तो ब्रिज को उठा के आप कहीं नहीं ले जा सकते, जबकि प्रोडक्ट आपका ब्रिज है। कोई मिसाइल आप बना रहे हैं, है ना, कोई रॉकेट आप बना रहे हैं, ठीक है, कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं, इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं दे आर आल्सो दी प्रोडक्ट, उनके ऊपर जो काम होता है दैट इज द फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। देन कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ द लेआउट, जिनमें इन तीनों लेआउट में से कोई 2 या 3 का यूज़ किया जाता है ताकि ऑप्टिमम रिजल्ट हम लोगों को मिल सके, उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, if all the processing equipment and machines are arranged according to the sequence of operation of a product, the layout is called product type of layout. In this type of the layout, only one type of the products is produced in an operating area. This product must be standardized and produced in large quantities in order to justify the product layout. The raw material is supplied at one end of line and goes from one operation to the next quite rapidly with a minimum work in process, storage and material handling. Now you can see the figure of the product layout. 2 तरह के प्रोडक्ट इसमें दिखाए हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट ए पे जो जो ऑपरेशन होने हैं, टर्निंग है, मिलिंग है, बोरिंग है, देन इंस्पेक्शन है। तो इसमें ड्रिल किया, ग्राइंड किया, रीमिंग किया, फिर उसको पैक करके फिनिश प्रोडक्ट को रख दिया। प्रोडक्ट बी में आप देख रहे हैं कि पहले ग्राइंडिंग मशीन पे उससे जाना है, फिर ड्रिल पे जाना है, फिर पेंट पे जाना है, फिर पैक पे जाना है। तो इंस्पेक्शन आप देखें ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी इंस्पेक्शन लास्ट में ही है, और मशीन जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर जो ऑपरेशन होने हैं उसके हिसाब से जो है वो रखे हुए हैं। तो जैसे पहले नंबर पे प्रोडक्ट को आपने कास्ट किया, कास्ट करने के बाद उसको ग्राइंडिंग पे ले गए, ग्राइंडिंग के बाद उसको टर्निंग करना है, फिर ड्रिलिंग है, फिर मिलिंग है, पेंट है, फिर इंस्पेक्शन है, फिर पैक है। और प्रोडक्ट ए में देखें आप तो इसमें कास्टिंग पहले नहीं है, पहले टर्निंग है, फिर ड्रिलिंग है, फिर मिलिंग है, फिर ग्राइंडिंग है, फिर बोरिंग है, रीमिंग है, फिर इंस्पेक्शन है, फिर पैकिंग है। तो ये प्रोडक्ट लेआउट है। 2 तरह के प्रोडक्ट ए और बी के लिए दिखाया गया है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम से कम होती है, लेस वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत कम जो है वो वर्क बीच में रुका हुआ होता है, क्योंकि एक लाइन अगर चल रही है तो वर्क जो है वो किसी एक मशीन पे बहुत कम वर्क जो है वो रुकेगा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मशीन, लेस फ्लोर एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय मटेरियल इन ट्रांजिट एंड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज, ग्रेटर सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल, total production time is also minimized. And if we understand the limitation of the product layout, the limitations are actually it do not have any flexibility. It is fixed type. No flexibility is generally obtained in this layout. So if you want to change the product, the whole of the line has to be changed. So there is no flexibility. Process or functional layout. The process layout is particularly useful where low volume of production is needed. मतलब कम आपको प्रोडक्शन करना है,
बैच में आपको प्रोडक्शन करना है, तब इस तरीके का आपको लेआउट की, फंक्शन लेआउट की जरूरत पड़ेगी. इफ द प्रोडक्ट्स आर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, द प्रोसेस लेआउट इज मोर डिजायरेबल because it has greater process flexibility than other. In this type of the layout, the machines are not arranged according to the sequence of the operation, but are arranged according to the nature or type of the operations. This layout is commonly suitable for non-repetitive jobs. Same type of operation facilities are grouped together, such as lathes will be placed at one place and the drill machines are at another place, and so on. Therefore, the process carried out in any area is according to the machine available in that area. तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो एक ही तरह का काम करने वाली मशीन्स हैं, जैसे लेथ सारी एक साथ रख लीजिए, ड्रिलिंग की मशीन्स एक साथ रख लीजिए, और कोई भी प्रोडक्ट अगर आ रहा है, छोटा है चाहे बड़ा है, क्योंकि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है और आपके पास में हर तरह की मशीन एक तरह की जो मशीन है जो एक तरह का फंक्शन करती है, उसमें डिफरेंट साइज़ वाली मशीन वो एक साथ रखी हैं, तो कोई भी साइज़ का प्रोडक्ट आप उस प्लांट से, उस पर्टिकुलर जगह से बन के आगे जा सकता है. तो जब तरह तरह की चीज़ें बनानी हो और उसमें कोई स्टैंडर्ड फिक्स ना हो, तब इस तरह का लेआउट हम लोग प्रिफर करते हैं. अब इस लेआउट की कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे इसमें there will be less duplication of the machine, thus total investment in the equipment purchase will be reduced. एक जैसी मशीन आप एक साथ रख लेते हैं, तो मान लीजिए कि आपको पता है कि 2 लेथ की ज़रूरत है, तो 3 आप खरीदेंगे ही नहीं, तो इस वजह से इक्विपमेंट कॉस्ट जो है वो घट जाती है. इट ऑफर बेटर एंड मोर एफिशिएंट सुपरविजन थ्रू स्पेशलाइजेशन एट वेरियस लेवल्स. तो बड़ा आसान है उस आदमी के लिए, कोई लेथ का मास्टर है तो वो लेथ के ऊपर जो काम हो रहा है उसको आसानी से सुपरवाइज कर सकता है अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, या कोई ड्रिलिंग का मास्टर है तो वो वहाँ पर आराम से सुपरविज़न कर सकता है. बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर मैन पावर की, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इजीली कंट्रोल होता है. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट अवेलेबल इज पॉसिबल. ब्रेकडाउन ऑफ द इक्विपमेंट कैन बी इजीली हैंडल्ड बाय ट्रांसफरिंग work to another machine or workstation. There will be better control of the complicated or precision process, especially where much inspection is required. तो इसने बड़ा आसानी से इसके अंदर जो अगर कहीं पर फॉल्ट होता है, ब्रेकडाउन होता है एक मशीन पे, तो दूसरी मशीन पे, वर्क स्टेशन पे, दूसरी मशीन पे जॉब को भेजा जा सकता है, जिससे कि प्रोडक्शन ना रुके. अब इसके फिगर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए कि पहला सेक्शन फोर्जिंग सेक्शन है, फिर ग्राइंडिंग की मशीन रखी हुई है तो ग्राइंडिंग सेक्शन है, ड्रिलिंग सेक्शन है, इंस्पेक्शन है. दूसरा कोई प्रोडक्ट है उसके अंदर फाउंड्री है, मिलिंग सेक्शन है, हीट ट्रीटमेंट है, पैकिंग है. तो ये कहीं से भी कहीं, जैसे मान लीजिए पहला प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोसेस 1 से शुरू हुआ, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, 5 पे गया, 6 पे गया, 7 पे गया और फिनिश्ड होकर बाहर निकल गया. दूसरा जो प्रोडक्ट है वो जो आपने डॉटेड देख रखे हैं, वो डॉटेड में 1 से 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7 से बनकर बाहर चला गया. तो इसमें प्रोडक्शन का लॉस नहीं होता है. इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग मटेरियल फ्लो लाइंस हैं तो महंगा पड़ता है, क्योंकि आपको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे ले जाना पड़ेगा. साइकिल टाइम जो है वो ज़्यादा है, यानी कि अगर प्रोडक्ट आपको बनाना है तो फिक्स्ड जो आपका इससे जो पहले वाला हमारे पास जो लेआउट था, जो कि प्रोडक्ट लेआउट था, उससे ज़्यादा टाइम इसके अंदर लग जाता है. तो मोर वर्क इन क्यू, देयरफॉर बॉटलनेस अकर्स. मतलब अगर एक ही मशीन का एक ही डिपार्टमेंट में किसी वजह से कोई काम बंद हुआ तो बॉटलनेक्स हो जाएगा, आगे भी काम नहीं हो पाएगा. जनरली मोर फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड सिंस वर्क डज नॉट फ्लो थ्रू डेफिनेट लाइन्स. काउंटिंग एंड शेड्यूलिंग इज मोर tedious. Specialization creates monotony and there will be difficult for the lead workers to find job in other industries. तो सब पे वो मास्टर नहीं हो पाते, 2-4 एक पर्टिकुलर काम को ही जान पाते हैं, तो किसी दूसरी इंडस्ट्री में उनका जाना या जॉब प्रोफाइल का बदलना बड़ा उनके लिए मुश्किल होता है.
देन फिक्स पोजीशन लेआउट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिक्स पोजीशन में हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको कि हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो हम फिक्स पोजीशन लेआउट का जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस तरीके का जो लेआउट होता है ये आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा जो कंपोनेंट होते हैं वो एक फिक्स्ड लोकेशन पे रहते हैं और सपोर्टिंग इक्विपमेंट वहाँ आके काम करते हैं। तो फिक्स पोजीशन में क्योंकि मेजर कंपोनेंट की बॉडी रहती है और नेसेसरी टूल्स और इक्विपमेंट को लाकर वहाँ पर काम कराया जाता है। दिस टाइप ऑफ लेआउट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बॉयलर्स, हाइड्रोलिक एंड स्टीम टर्बाइन एंड शिप्स एक्सेट्रा। सो इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे मटेरियल मूवमेंट इज रिड्यूस्ड, एडवांटेज है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मिनिमाइज, द टास्क इज यूजुअली डन बाय गैंग ऑफ ऑपरेटर्स, hence continuity of the operation is ensured, production centers are independent of each other, hence effective planning and loading can be made, thus total production cost will be reduced. It offers greater flexibility and allows change in the product design, product mix and production volume, but it also having some limitations, like in this particular plant layout highly skilled manpower is required. Movement of the machine equipment to production center may be time consuming. Complicated fixtures may be required for positioning of the jobs and tools. This may increase the cost of production. Now if we use the combination of type of the layout, so nowadays in pure state any form of the layout discussed above is rarely found. Therefore generally the layout used in industries are the compromise of the above mentioned layouts. Every layout has got its own advantages and limitation, and therefore industry would not like to use any type of the layout as such. Flexibility is a very important factor, so layout should be such which can be molded according to the requirement of the industry without much investment. If the good features of all types of the layout are connected, a compromise solution can be obtained which will be more economical and flexible. So how the analytical investigation of a plant layout is to be carried out? So this is the process. The ideal procedure for a plant layout is to make the layout around the productive process and then design the building around the layout. This procedure may be applied for making the layout of a new plant unit or making improvement in the existing layouts of an enterprise. This procedure may not be possible always because of the existence of the plant building or the shape of the plant site may not allow the construction of building around the productive process, etc. Thus one has to strike a balance between the two approaches. For an efficient layout, the following basic information is needed for further planning: dimensional plan of the space to be used for layout, product specification and BOM, that is bill of material, value and rate of products, description of the operations, their sequence and standard times in the production process, the equipment and machinery required to perform operations. So thank you. In this class we have discussed the different types of the plant layout and how a critical analysis on the plant layout can be done. So I think the plant layout is very much clear to you people, and you can now able to differentiate the advantages and disadvantages, that is limitation, and now you are able to select a good plant layout, and you can make a plant layout for any company, either existing or plant. So thank you so much once again. Thank you.